स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम क्लास 7th के एनसीईआरटी के इतिहास का तीसरा चैप्टर का अभ्यास प्रश्न को करेंगे। चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। तो इसके अभ्यास प्रश्न को करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि किसी भी प्रकार के आने वाले इस चैनल पे अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो आइए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, फिर से याद करें। पहला प्रश्न हमारा है, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? उत्तर होगा तोमर राजपूत। चौहान राजाओं ने पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? उत्तर होगा के शासनकाल में प्रशासन की भाषा जो थी वह फारसी भाषा थी। तीसरा प्रश्न है हमारा, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? उत्तर होगा महमूद तुगलक के शासन के दौरान जो है वह दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विकास हुआ। चौथा हमारा प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इसका तो मोरक्को देश से इब्न बतूता जो है वह भारत में आया था। हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हित का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? उत्तर होगा हमारा न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यानी कि हमारा जो पांचवा प्रश्न पूछता है कि न्याय चक्र के अनुसार जो सेनापति जो थे वह किसानों के हितों का ध्यान क्यों रखना जरूरी था? तो देखिए इसका उत्तर होगा जो न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों का हित का इसलिए जरूरी था रखना हितों का ध्यान, क्योंकि किसान जो थे वह भूमि पर कृषि करते थे और उस कृषि से क्या करते थे, राजा को टैक्स मिलता था और उसी टैक्स से जो था वह सभी प्रकार के मंत्रियों को वेतन दिया जाता था। उस ज़माने में कृषि पर लगे गए कर ही मुख्य और मेन सबसे अधिक कर उसी से आता था और मेन आधार था कर का। इसके अलावा कृषि के अलावा व्यापार पर भी कर लगता था। अगर कोई व्यापारी किसी सामान को उस राज्य में बेचना चाहता है उस पर भी कर लगता था। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमियों में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकता की पूर्ति होती थी। बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमियों से सुदूर क्षेत्रों का बाहरी सीमा कहा जाता था। यानी कि देखिए जो सल्तनत है उसकी भीतरी और बाहरी सीमा से हम लोग क्या समझते हैं, यही प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो जो भीतरी सीमा है उसका अभिप्राय है गैरिसन शहरों के पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से। यानी देखिए गैरिसन शहर क्या हो गया, यानी कि जो सीमा के अंतर्गत मान लीजिए कि एक राज्य का एक राजा हो गया, तो इस राज्य के जो ये मान लीजिए इतना दूर में इसका राज्य फैला हुआ है, तो ये जो अंदर वाली जितना भी शहर है, जितना भी स्थान है, जितना भी प्लेस है, यह भीतरी सीमा के अंतर्गत ये प्लेस कहलाएगी। इसको भीतरी सीमा बोलेंगे। मतलब इसके सीमा से बाहर जो शहर होगी उसको बाहरी सीमा कह सकते हैं। ठीक है, तो यही इस प्रश्न में पूछा था। आइए 7 नंबर प्रश्न है, मुक्ति ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदर्शों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? उत्तर
मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। पहला कदम है, उनकी नियुक्ति वंश परंपरागत के आधार पर नहीं की जाती थी। दूसरा कदम है, उन्हें कोई भी एकता क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। तीसरा कदम है, मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। चौथा कदम है, मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। पांचवा कदम है, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही उसे ले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। हमारा आठवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर होगा, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का प्रभाव पड़ा। 1 नंबर, मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। दूसरा होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। तीसरा होगा, महमूद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहरों के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी। चौथा होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए तो महमूद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलवाए। तो देखिए, मंगोल आक्रमणों का प्रभाव जो दिल्ली सल्तनत पर कुछ इस प्रकार पड़ा है कि मंगोल आक्रमणों के वजह से जो महमूद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह एक बड़ी विशाल सेना बनाई अपनी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह अपने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देने लगे, यानी कि वेतन जैसे कि आज के कर्मचारियों को कैसे मंथली मिलता है वेतन, उसी तरह उस समय सैनिकों को एकता मिला जाता था, यानी कि भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। लेकिन मंगोलों के आक्रमण के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी जो था वह अपने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया। महमूद बिन तुगलक ने दिल्ली के जो पुराने शहर के निवासी थे उन्होंने नया राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उसी इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बनवा दी। जबकि चौथा प्रभाव जो पड़ा, चौथा पॉइंट होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर बढ़ा दिए और महमूद तुगलक ने तांबे के नए नए सिक्के प्रचलन में लाए। आइए अब हम अपने 9वें प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखन आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? उत्तर, हमारी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट होगा हमारा, तवारीख के लेखन सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशंसा संबंधित सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। तीसरा हमारा पॉइंट होगा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। यानी कि देखिए, जो हमारा 9वां प्रश्न है वो पूछ रहा है कि जो भी लेखक उस समय के थे जो लिखते थे, क्या वे आम जनता के जीवन में उनके लेखों से कुछ आम जनता के जीवन में कोई के बारे में कुछ जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर होगा, मेरे विचार में नहीं। देखिए, जो उस समय के कवि थे, जो लेखक थे, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे। पहला तो वो शहरों में रहते थे, जिनके वजह से वे गांव के रहन सहन और गांव के लोगों से अछूत ही रह जाते थे शायद। दूसरा बात कि वे राजा के हमेशा प्रशंसा में ही बात लिखते थे अधिकतर, क्योंकि वे ऐसा अपेक्षा करते थे कि राजा उनसे खुश होकर उन्हें इनाम
देंगे, यानी कि इनाम पाने की लालसा में, आशा में उन्होंने राजा के केवल प्रशंसा ही लिखते थे लगभग। 10वां हमारा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिलाएं नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? उत्तर होगा, आज भी महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? उत्तर होगा, गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना के दोआबों से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरावाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहित दिया गया। आज जंगल के कटाई के कारण, आज जो जंगल के कटाई के कारण है वह कृषि भूमि को प्राप्ति करना व आवासों का निर्माण करना, दूसरा परिवहन मार्गों का निर्माण एवं खनन कार्य के लिए, तीसरा बांधों के निर्माण और वनों की कटाई करने के लिए। यानी कि हमारा जो 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है वह पूछ रहा है कि दिल्ली के जो सुल्तान थे वह जंगलों को क्यों कटवा देते थे। क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटा जाता था? तो देखिए, जो दिल्ली के सुल्तान थे वह जंगलों को इसलिए कटवा देते थे अपने पृष्ठभूमियों या अपने क्षेत्रों के अंदर, ताकि लोगों तक पहुंच आसानी से बन सके। और वो कृषि के लिए जंगलों को कटवाते थे विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे कि सेना के औजार के लिए, घर बनाने के लिए इत्यादि के लिए। ठीक। और देखिए, आज जो जंगल की कटाई होती है वो कृषि के पर्पज़ से होती है, आवासों के निर्माण के लिए होती है, परिवहन और मार्गों और खनन के कार्य के लिए किया जाता है। जंगलों की सफाई, कटाई, बड़े बांधों के निर्माण के लिए भी जंगलों की कटाई की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर हमारा प्रश्न कहता है, पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई कोई इमारत है। क्या आपके इलाके में और भी कोई ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो? इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उनके रेखाचित्र बनाइए। उत्तर, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारतों के अब देखेंगे हम लोग। इसमें दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई विभिन्न इमारतें हैं। इसमें प्रसिद्ध इमारतें, उसके निर्माण का दिया गया है और निर्माण वर्ष दिया गया कि वो कब निर्माण किया गया था। देखिए, पहला है हमारा कुतुब मीनार दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक शासक ने बनवाया था। वह 1199 से 1208 ईस्वी के बीच बनवाया था। दूसरा है हौज खास दिल्ली। हौज खास दिल्ली जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1305 ईस्वी में। तीसरा है हमारा तुगलकाबाद का किला दिल्ली। गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था 1321 से लेकर 25 ईस्वी तक।